दोस्तों, मैं अपना वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का फ़ॉलो-अप डेटा, थायरॉइड नोड्यूल एब्लेशन का फ़ॉलो-अप डेटा, पेशेंट्स का एक्सपीरियंस सब कुछ मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा रिज़ल्ट 95% प्लस नहीं है। दोस्तों, मैं इस बात में बहुत प्राइड रखता था कि मेरा रिज़ल्ट ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर, मैं जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड का डेटा देखता हूँ, ऑलमोस्ट उनसे मैच करता है, कॉम्पीट करता है। हम जो थायराइड नोड्यूल एब्लेशन करते हैं पेशेंट्स का, उसमें से मैक्सिमम पेशेंट्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, 100% डिसअपियर हो जाता है नोड्यूल। लेकिन जैसे जैसे मैं डेटा और कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम और बढ़ रहा है, मैं अपना डेटा एनालाइज कर रहा हूँ, वैसे वैसे मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स में रिकरेंस होता है या फिर कुछ पेशेंट्स को सेकेंड सेशन की ज़रूरत पड़ती है इन प्रोसीजर्स की। एंड फाइनली कुछ पेशेंट्स में ये टेक्निक्स फेल भी होती है जब हमें इन्हें कहना पड़ता है सॉरी, आप सर्जरी के लिए जाइए। क्या कारण है ये फेलियर्स के या ये सेकेंड सेशन के? लेकिन दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो ओकेजनल फेलियर्स या सेकेंड सेशन जिनमें रिक्वायरमेंट हुई, उसमें हार्डली कोई केस ऐसा था जिसमें मैं ये आइडेंटिफाई कर पाया कि पूरी तरह मेरा कोई टेक्निक में फॉल्ट था जो मैं चेंज कर सकता था। इसके कई कुदरती रीजंस थे। पहला, नोड्यूल का सॉलिड सिस्टिक होना, जिसमें जैसे ही हम नोड्यूल के लिक्विड पार्ट को एंटर करते हैं, कभी कभी ब्लीड शुरू हो जाता है हल्का सा, जिसके वजह से क्लॉट ठीक से हमारे एब्लेशन एनर्जी को फैलने नहीं देता। तो जब कॉम्प्लेक्स सॉलिड सिस्टिक गार्ट होती है, एक प्रॉब्लम ये तब आती है। कुछ केसेस में जैसे ही हम नोड्यूल को एंटर करते हैं, बाहर की तरफ ब्लीडिंग या क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमें रुकना पड़ता है, सेकेंड सेशन में करना पड़ता है। कुछ केसेस में पेशेंट्स हमें खुद शेयर करते हैं कैसे वो सिंगल्स हैं, मॉडल्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए उनका वॉइस बेसिक प्रोफेशन है। ऐसे में अगर हम रिकरल लैरिंजियल नर्व यानी कि बोलने की नर्व के बहुत पास पहुँचे तो हम कॉशियस रहते हैं, बहुत एग्रेसिवली नहीं जलाते। तो वो 2 से 3% हिस्सा रह सकता है लाइव और फॉलोअप सेकेंड सेशन में उसे जलाना पड़ सकता है। ये था थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के बारे में। क्या वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन में भी सिमिलर चीज़ें होती है? डेफिनेटली। पहली बात, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के बाद कई बार पेशेंट आता है कि देखो रिपोर्ट में तो आज भी वेरिकोसिल है। मैं उन्हें बता दूं, अगर आपके रिपोर्ट में वेन्स प्रोमिनेंट है लेकिन बैकफ्लो बंद हो चुका है तो वो वेरिकोसिल ट्रीटेड है। जस्ट बिकॉज वेन अभी भी प्रोमिनेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वेरिकोसिल है। वो प्रोमिनेंट रह सकती है कई लंबे समय तक, क्योंकि सालों से उसमें उल्टा फ्लो आ रहा था, वो डायलेट हो चुकी है पूरी तरह। उन्हें शायद कम होने में बहुत महीने या साल भी लगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। अगर वैल्सेल्वा मनोवर पे उल्टा ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है तो भूल जाइए। सेकंड, एनाटॉमी वेरिएशंस। कुछ पेशेंट्स में सीटी स्कैन कराने पे हमें पता चला कि टेस्टिस को वेन्स ना कि केवल इंटरनल स्पर्मेटिक वेन यानी कि किडनी वगैरह से आ रही है, बल्कि टेस्टिस की वेन्स कई अजीब अजीब कनेक्शंस बना चुकी है इंटेस्टाइन की वेन से यानी कि आंतों की वेन से, सुपीरियर मिजेंट्रिक इन्फीरियर मिजेंट्रिक दोनों से, और कई केसेस में तो थाई की वेन से भी, फेमोरल वेन्स। तो इसलिए ऐसे केसेस में हम ये सारी वेन्स को नहीं बंद कर सकते और फेलियर का चांस रहता है। एंड लास्टली, कई बार पेशेंट्स जैसे ही पेन कम होता है जिमिंग शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए कि उनका जेनेटिक डिफेक्ट है वैल्व्स का, फिर भी टेंडेंसी के बावजूद एंड रूट कॉज नहीं करेक्ट करते, पॉस्चर करेक्शन, योगा, सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी स्मोकिंग, अल्कोहल कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों रिजल्ट्स नहीं आए। दोस्तों, ऐसे में रिकरेंसेस पॉसिबल है। पॉइंट है फ्रेंड्स कि पूरी तरह एक डॉक्टर के हाथ में नहीं है ट्रीटमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं डॉक्टर के टेक्निक के अलावा जिसके बेसिस पे फेलियर्स, सेकेंड सेशन की ज़रूरत, रिकरेंसेस, ये सब हो सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर से मिस्टेक्स नहीं होती है या इंटेंशनली कुछ डॉक्टर से गलती नहीं होती होगी, हो सकता है होती होगी। इसके लिए आप जो भी ऑपरेशन सीडी या डिटेल्स आपके पास है, नोट्स है, उसके बेसिस पे आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो। पर अगर सारे डॉक्टर्स, अनबायस्ड डॉक्टर्स, ये कंफर्म करते हैं कि डॉक्टर ने अपनी टेक्निक बेस्ट पॉसिबल से की है, उसके बावजूद सक्सेस नहीं आया, तो आप समझिए कि ये एक नेचुरल फेलियर है, एक नेचुरल कॉम्प्लिकेशन है या रिकरेंस है। हर चीज़ के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर ने आपको एक्सप्लॉइट किया है। इसीलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी एक पेशेंट को, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने हमारे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे अपनी फ़ोटो शेयर की, कैसे उनका थायराइड की गांठें बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत कॉस्मेटिकली एक बड़ा लंप था जो आज ऑलमोस्ट फ्लैट हो चला है। इनके हमने 2 सेशन किए हैं थायराइड नोड्यूल के। दोनों सेशन के बाद बहुत अच्छा कॉस्मेटिक आउटकम आया है, पर अभी भी पूरी तरह ट्रीट नहीं हुए हैं, क्योंकि जब भी हम इनका सेशन करने जाते हैं काफ़ी ब्लीडिंग और इश्यूज होते हैं, जिसके वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे एब्लेशन। ऑफ कोर्स एज अ बेल आउट हम इनमें एक नॉवल प्रोसीजर करेंगे, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन,
साथ में एब्लेशन भी कंबाइन कर देंगे ताकि पूरी तरह हम इन्हें रिलीफ दे पाए और इन्हें कभी सर्जरी ना करानी पड़े। सेम मेरे एक सेकंड पेशेंट है, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, पर वो छत्तीसगढ़ से हमारे पास आते हैं। कई कारणों की वजह से हर बार उन्हें पेन हुआ, हमें रुकना पड़ा, या अगेन सिस्टिक एरिया बहुत था जिसमें ब्लीड हुआ, जिसकी वजह से पार्शियल कर पाए। इस वजह से एक सेशन में हम उन्हें आराम नहीं दे पाए। 2 सेशन बाद काफ़ी श्रिंकेज है, लेकिन अभी भी एक जर्नी बाकी है। एक थर्ड सेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें सिमिलर तरीके से मैं कंबाइन करूँगा दोनों टेक्निक को, पर उन्हें हम पे पूरा फेथ है और आज भी एक उनसे फैमिली जैसा रिश्ता बन चुका है। और मैं अपना पर्सनल नंबर पेशेंट्स को नहीं देता हूँ, पर ये कुछ पेशेंट्स को मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया है, क्योंकि ये मेरे लिए पेशेंट्स नहीं है, मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है ऐसे पेशेंट्स की जो इतना ग्रेशियसली एक्सेप्ट करते हैं इन चैलेंजेस को, ये कठिनाई जो आ रही है ट्रीटमेंट में। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इन्हें कोई डाउट है ये सेकेंड ओपिनियंस ले सकता है, बट मुझे पता है कि ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है और कॉम्पिटेंस वाइज भी कोई हमारे पास नहीं पहुंच सकता। हो सकता है ये एरोगेंस है, पर है तो है। मैं जानता हूँ कि आज थायराइड नोड्यूल एब्लेशन, वीना सील प्रोसीजर, वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन में अगर हम बेस्ट नहीं हैं तो किसी से भी कम नहीं है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में। तो इसलिए ये पूरे वीडियो का बनाने का एक स्पॉन्टेनियस वीडियो था ये, इसके लिए कोई मैंने स्क्रिप्टिंग या कोई रिसर्च नहीं किया। ये सिर्फ शेयर करने के लिए था कि कैसे अगर प्रोसीजर के बाद कुछ फेलियर्स हो रहे हैं, सीधा ब्लेम गेम पे मत जाइए। सीधा ये मत सोचिए कि डॉक्टर ने आपको चीट किया है या डॉक्टर का स्किल सेट पुअर है। वो डॉक्टर का रिजल्ट हो सकता है 99% प्लस हो और आप में एक्चुअली कुछ कुदरती फैक्टर्स हो जिसके वजह से रिकरेंस आया हो। डॉक्टर पे फेथ रखिए, अगर वो जेन्युइन डॉक्टर है वो आपको गाइड करेंगे कैसे इसे बेल आउट किया जा सकता है, और फिर भी ना हो तो आपको एडवाइस करेंगे कि ऑल्टरनेट क्या तरीका है, जैसे सर्जरी, जो इसको क्योर कर सकती है। मैं मानता हूँ रिपीट प्रोसीजर्स में कॉस्ट फैक्टर ज़रूर है और कई बार हम लोगों के पास मेडिक्लेम नहीं होता है तो कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है। टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, जब भी हमारे से ऐसा हुआ है कि डिस्पाइट सारे अच्छे इंटेंट और कॉम्पिटेंस से अगर रिकरेंस हुआ है, हमने पेशेंट्स को यहाँ तक ऑफ़र किया है कि हम इसका पेमेंट बेयर करेंगे या मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देंगे, एंड पेशेंट्स ने रिफ्यूज़ किया है और पेमेंट बेयर किया है हमारा जेन्युइन इंटेंट देखते हुए। ऑफकोर्स कुछ केसेस में हमने पूरा खर्चा उठाया भी है। सो पॉइंट है, जस्ट एक ये कैंडिड स्पॉन्टेनियस वीडियो था जस्ट टू शेयर कि कई कारण होते हैं रिकरेंसेस के। हमेशा ये नहीं सोचना है कि टेक्निक में ही खराबी है या डॉक्टर का फॉल्ट है। कितने मैसेजेस मैं देखता हूँ जो पेशेंट सर्जरी करा चुके हैं वेरिकोसील के लिए, वो डालते हैं कभी सर्जरी मत कराना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आज भी सर्जरी का सक्सेस रेट 95% प्लस है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स और ट्रेंड हाथों में। और कई बार पेशेंट्स डालते हैं कि एम्बोलाइजेशन गलती से भी नहीं कराना, कॉइल अंदर रह जाता है, ज़िंदगी ख़राब कर देता है। ये भी सच नहीं है, कभी ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं। सो मैं ये वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ बताते हुए कि हाँ, रिकरेंस बहुत फैक्टर्स से होता है, कुदरती एनाटॉमिकल वेरिएशंस, ऑफ कोर्स डॉक्टर एक्सपर्टीज एंड स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस, एंड पेशेंट लाइफस्टाइल चेंजेस एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, एंड कुछ टाइम पे टेक्निकल चैलेंजेस। सो अगर आपको रिकरेंसेस है डिस्पाइट एडिक्वेट ट्रीटमेंट, सेकेंड ओपिनियन लीजिए, अपने डॉक्टर को दोबारा अप्रोच कीजिए और पता कीजिए कैसे कम कॉस्ट में इसे बेल आउट किया जा सकता है। एंड सबके बाद नहीं वर्कआउट कर रहा तो डॉक्टर चेंज कीजिए या सर्जरी कंसिडर कीजिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।